Hi everyone. So your RBI Grade B exam is on 18th of October. I'm dead sure that you would have already started giving your mocks by now. मॉक से क्या होता है ना कि हमारा लगाव बहुत ज़्यादा होता है, हमारी बहुत सारी होप्स मॉक से ही जुड़ी होती हैं। हमें लगता है कि अगर मॉक्स में अच्छे नंबर आ गए तो फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी अच्छे नंबर आएंगे और हम फेज़ वन क्लियर कर जाएंगे। पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, अगर मार्क्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो हम उतना ही डिमोरलाइज हो जाते हैं, निराशा आ जाती है कि यार मार्क्स ही नहीं अच्छे हो रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में क्या होगा, मेरा तो इस बार होगा ही नहीं। तो इस तरह के जो थॉट्स आते हैं, हमें उसको कैसे हैंडल करना है और क्या एक्शन प्लान बनाना है अगर हमारे मार्क्स में कम नंबर आ रहे हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्योंकि सिर्फ इस चीज पर रोने से कुछ नहीं होगा कि मार्क्स में कम नंबर आ रहे हैं, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आई जस्ट नीड योर 10 minutes एंड यू वुड हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी एज इन हाउ टू अप्रोच मॉक्स, हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन मॉक्स, जो कि बहुत जरूरी है। अभी आप जितना मर्जी पढ़ लो, बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देने वाला हूं वो सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली है अगले 15 दिन के लिए। आगे जाने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्पेशल कोर्स दैट वी आर रनिंग ऑन ऑल द रेगुलेटरी बॉडी कोर्सेज। तो हम 75% सेल चला रहे हैं अभी, and the code is festival 75. This sale is valid till 30th of September and it can be availed on the courses for RBI, IRDAI, SEBI, IFSCA, NABARD and the combo courses. तो आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप उस पे फेस्टिवल 75 कोड यूज कीजिए एंड यू विल गेट 75% ऑफ। अभी सेबी, नबार्ड, इरडाई सारे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, तो आप कॉम्बो कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। Now coming back to the actual question that we raised while we started this video, मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, दी पर्पज ऑफ मॉक्स इज नॉट टू डिमोरलाइज यू, आई वुड से, ठीक है, तो हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, रेदर हमें प्रॉपर से एक एक्शन प्लान बनाना है कि हमें कैसे अब इस सिचुएशन से बाहर आना है। सबसे जरूरी इस चीज में शायद प्लानिंग है, जो हम बहुत बार नहीं करते हैं कि हाउ मेनी, कितने मॉक्स हमें देने हैं, ठीक है, ये हमें क्लैरिटी नहीं होती है। दूसरी चीज, मॉक्स के बीच में टाइम इंटरवल कितना रखना है, ये चीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक्स को जल्दी जल्दी देने की सोचेंगे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। फिर मॉक्स किस टाइम पे देने चाहिए, ठीक है। तो अभी ये 3 क्वेश्चन मैं प्लानिंग में जोड़ूंगा। वैसे चौथा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स, बट उस पॉइंट को मैं आगे जाके बताऊंगा, ये काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हाउ मैनी मॉक्स का जो आंसर है वो ये है कि मॉक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग मॉक्स को लर्निंग के लिए यूज करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो मॉक्स में से और सेम या वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे और शायद मेरा क्लियर हो जाएगा। ये मॉक्स का पर्पस नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन आ भी गए तो वो 5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मॉक्स का पर्पस होता है टू एवेलुएट योर सेल्फ, टू एवेलुएट योर प्रिपरेशन एंड टू वर्क ऑन योर शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई एक तरफ है, एग्जाम में बैठकर प्रेशर में नंबर लाना दूसरी चीज है, उसी चीज को हमें एवेलुएट करना है। तो अगर आप एवेलुएशन पर्पस से मॉक्स दे रहे हो तो आई थिंक 10 मॉक्स आर मोर देन सफिशिएंट। इससे भी कम देकर चलेगा, प्रोवाइडेड यू गिव द मॉक्स द राइट वे, द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? देखिए, मॉक्स कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ यू, दे ड्रेन यू एक्चुअली। 2 घंटे मॉक देना प्रॉपर कंसंट्रेशन से और फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ योर बॉडी। तो मेरे हिसाब से देयर शुड बी 1 डे गैप एटलीस्ट। अगर आप मंडे को दे रहे हो तो 1 डे गैप मतलब कि अगले दिन कोई मॉक नहीं देना है, उसके बाद सीधा वेडनेसडे देना है। ये बहुत जरूरी है टू बी फ्रेश, टू बी चार्ज्ड, to be having a proper mindset while you are starting your mock। और टाइम क्या होना चाहिए जिस दिन भी आप मॉक दे रहे हैं, क्या टाइम होना चाहिए? देखिए, टाइम कोई भी हो, द पॉइंट इज दैट व्हेनेवर यू गिव योर मॉक यू शुड फील रिफ्रेश्ड। सो आइडियल टाइम इज एक्चुअली आइदर इन द मॉर्निंग, ठीक है। बाकी अगर आप वर्किंग नहीं हो तो मैं बोलूंगा वही टाइम पे मॉक देने की ट्राई करो,
दैट विल हैपन इन द एक्चुअल एग्जाम, मतलब वही 8-9 बजे सुबह या फिर सेकंड शिफ्ट में 2 बजे यू कैन डिवाइड योर मॉक्स बिटवीन फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, बिकॉज एज ऑफ नाउ यू डोंट नो योर शिफ्ट। ठीक है, बट अगर आप वर्किंग हो तो सुबह उठ के आप मॉक दो, वाइल यू आर रिफ्रेश, या ऑफिस से वापस आके एक नैप लेके अच्छे से दो। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट मॉक्स। इनको एनालाइज कैसे करना है इसके बारे में मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, बट ये फ्यू पॉइंट्स हैं जो प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं होंगे तो आगे जो हम इसके ऊपर पिलर्स खड़े करने वाले हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होंगे। अब मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या तो प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, चलो प्लानिंग प्रॉपर है तब भी नंबर कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा दैट शिफ्ट योर फोकस। शिफ्ट योर फोकस, क्या क्या शिफ्ट करना है जी फोकस हमें? फ्रॉम स्कोर टू लर्निंग। हमारा फोकस सिर्फ स्कोर पे रहता है जी, स्कोर कितना आया, स्कोर कितना आया। बच्चे मुझे कॉल करते हैं तब भी ये बोलते हैं सर स्कोर इतना आया है, क्या करें? शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम स्कोर टू लर्निंग, ठीक है। इट्स ओके, आई नो स्कोर इज इंपॉर्टेंट, आपको कम स्कोर आ रहा है, आपको दर्द हो रही है, बट रेदर देन थिंकिंग मेरा स्कोर कम आया, मेरा स्कोर कम आया, आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई दैट स्कोर इज लेस, हाउ कैन यू इंक्रीज योर स्कोर? बिकॉज इफ यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ दोस क्वेश्चंस तो आपको शायद एक्चुअल प्रॉब्लम पता लगेगी और आप सोल्यूशन की तरफ जाओगे, रेदर देन जस्ट बी ब्रूडिंग ओवर कि यार मेरा स्कोर कम आया, स्कोर कम आया। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, एनालाइज योर मॉक्स, डोंट ओवर अटेम्प्ट। ये बहुत जरूरी है। मैंने अभी भी बताया कि कितने मार्क्स आप दोगे वो मैटर नहीं करता है, बट अच्छे से देना ज्यादा मैटर करता है। तो काफी लोग ना जैसे 3 मार्क्स में नंबर कम आ गए तो और ज्यादा मार्क्स देने लग जाते हैं कि शायद अगले में और अच्छे आ जाएं, अगले में और अच्छे आ जाएं, बट यू विल नेवर रीच दैट अच्छा सिचुएशन अनलेस एंड अनटिल दी रूट कॉज इज रिजॉल्व। रूट कॉज कुछ अलग होता है, रूट कॉज ये थोड़ी है कि हमने कम मार्क्स दिए इसलिए नंबर कम आ रहे हैं और शायद मैं 20 मार्क्स दे दूंगा तो नंबर अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो एनालाइज करो अच्छे से कि क्या गलतियां हो रही हैं और कैसे मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूं। तो एनालिसिस में आप बोलोगे सर क्या पॉइंट्स आने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस कैसे आप कर सकते हो एक अच्छा सा मॉक का। ये बहुत लोग पूछते हैं सर एनालिसिस एनालिसिस पर करते कैसे हैं। सबसे पहले तो आप सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन करो। सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन का मतलब है कि आप अच्छे से देखो कि आपके हर सेक्शन में जीए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में क्या स्कोर आ रहा है। देखो कहाँ कट ऑफ्स में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले तो वो एड्रेस करो। अगर कट ऑफ्स में दिक्कत नहीं आ रही है तो देखो कि कहाँ पे स्कोर कम आ रहा है। मेरे हिसाब से ये जो आपका स्कोर है, ठीक है, जीए में आपके 30 से 35 के बीच में आने चाहिए, क्वांट में आपके 8 से 10 के बीच में आने चाहिए, रीजनिंग में मैं बोलूँगा 18 से 20 के बीच में, और इंग्लिश में भी 15 से 20 के बीच में। तो ये कुछ टारगेट स्कोर्स आपको रखने चाहिए। अगर ये नहीं अचीव हो रहे हैं तो आपको उस सेक्शन पे काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ आप गलत जा रहे हो। तो सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन हो गया जी। दूसरा आपको करना है, अब जिस सेक्शन में कम नंबर आ रहे हैं उसका एरर डायग्नोसिस करो। एरर डायग्नोसिस क्या होता है? हम जब मॉक्स में क्वेश्चन गलत करते हैं, बहुत बहुत कारण होते हैं जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को गलत करते हैं, ठीक है। सबसे मेजर रीजन तो यही हो सकता है कि कॉन्सेप्ट गैप है, कि मैंने चीज पढ़ी है बट मुझे अच्छे से समझ नहीं आई इसलिए मैं कर नहीं पा रहा। क्वांट रीजनिंग में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन कॉन्सेप्ट गैप हो सकता है। अब इस पे आई थिंक आप ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, अब टाइम नहीं है। दूसरा रीजन हो सकता है स्पेशली क्वांट रीजनिंग में अगर मैं बात करूं, कैलकुलेशन एरर, कि कैलकुलेशन में आप गलती कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको आपको किसी भी तरह जीरो पे लाना है। तीसरा एरर हो सकता है जी टाइम प्रेशर, कि आता तो था सर लेकिन टाइम कम था, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ही नहीं समझ आया या क्वेश्चन सही नहीं कर पाया। ये भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक्स में, टाइम मैनेज करने की, एंग्जाइटी मैनेज करने की, थोड़ी मेडिटेशन वगैरह भी करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसका वैसे कोई है नहीं, क्योंकि आदत में होता है प्रेशर लेना, बट आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दोगे तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। फिर बहुत बार होता है जी सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या होती है? मैंने क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन में लिखा था नॉट, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सारे ऑप्शंस नहीं देखे,
ठीक है, मैंने बस पहला ऑप्शन देखा, मुझे सही लगा, मैंने टिक कर दिया, जबकि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। तो ये सिली मिस्टेक्स, मतलब आप कैसे कंपटीशन को बीट करने की सोच सकते हो अगर आप ये सिली मिस्टेक्स में फंसे हुए हो। ठीक है, फिर मेमोरी इशू हो सकते हैं जी, पढ़ा तो था सर अब याद नहीं है, जो जीए में बेसिकली आता है। ये भी नहीं होना चाहिए। आप कम पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ रहे हो ना उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिवाइज करो। ये एनालिसिस से ही पता लगेगा आपको कि कहाँ दिक्कत आ रही है। या फिर मतलब किया ही नहीं, मतलब ठीक है जी कुछ आ गया, मैंने किया ही नहीं था। ठीक है भाई, इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है इसको रहने दो। अब मैंने क्वांट के 4 चैप्टर पढ़े ही नहीं, उसमें से 4 क्वेश्चन आ गए, क्या कर सकते हैं। मैंने जीए के अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़े ही नहीं, उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए, नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये और ये मतलब ठीक है, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। बट कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, बहुत ही वाहियात चीज कर रहे हो आप। टाइम प्रेशर में आ रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं है टाइम को कैसे मैनेज करना है, किस सीक्वेंस में मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कितनी आइट्रेशंस मुझे करनी है, पहले इजी क्वेश्चंस उठाने हैं, क्या उठाना है, कोई प्लानिंग नहीं है। सिली मिस्टेक तो मतलब डूब के मर जाने वाली चीज़ है। चीज़ों को भूल जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, अगेन बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। तो एरर डायग्नोसिस में यही देखना है कि किस किस टाइप के एरर्स जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, एटलीस्ट उन पे तो काम करूँ। बाकी तो चलो मैं नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट गैप नहीं रिमूव कर सकता, जो चीज़ें मैंने प्लान ही नहीं मैं करूँगा, मैं नहीं कर सकता, बट बाकी चीज़ें तो प्लान करो। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आप जब एनालिसिस करेंगे मॉक का, एक्यूरेसी। अभी ये एग्ज़ाम आपका नहीं है कि अटेम्प्ट ज़्यादा करना है। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, आप अगर सोचोगे कि मैं 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा, होने ही नहीं वाले हैं। तुक्के ज़रूर लगाए होगे तो हो जाएंगे, नहीं होने वाले। तो मेरे हिसाब से यार अगर आप 100 का भी अटेम्प्ट रखो, ठीक है, 100 का भी अटेम्प्ट रखो और उसमें आप कितना 75% एक्यूरेसी रखोगे तो ठीक ठाक स्कोर आ जाना चाहिए। अराउंड 70 आ जाएगा, विच इज़ गुड स्कोर। ठीक है, 90 में अगर आप 80% एक्यूरेसी रखते हो तब भी आपका स्कोर तकरीबन तकरीबन 70 के करीब आ जाएगा। तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है, अटेम्प्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एंड हमेशा री अटेम्प्ट योर मिस्टेक्स। जब आपके क्वेश्चन गलत होना, आप उनके सोल्यूशन मत देखो, उन क्वेश्चंस को दोबारा करो। री अटेम्प्टिंग विल हेल्प यू एक्चुअली नो योर मिस्टेक्स बेटर रेदर देन लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। कई बार री अटेम्प्ट में हमें पता लग जाता है हमने क्या गलती की है, और फिर उन गलतियों को देखो कि वो किस टाइप की गलती थी इनमें से, और उसको ठीक करो। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं मुझे लगता है जो आपको एनालिसिस में ज़रूर देखने चाहिए। और एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑडिट। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर्स पे आप क्वेश्चन करते हो सभी आपको टाइम ऑडिट दिखाते हैं कि हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम किया, जो क्वेश्चन ठीक थे उसमें कितना टाइम लिया, जो क्वेश्चन गलत थे उसमें कितना टाइम लिया। देखो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से क्वेश्चन हैं जहाँ पे टाइम लग रहा है और नंबर नहीं आ रहे हैं, या नंबर आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, क्वांट में अगर आप 6 मिनट लगाकर एक नंबर ले भी आ रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दैट शुड बी द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस यू शुड बी अटेम्प्टिंग इन द एग्जाम। तो टाइम ऑडिट करना है, सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन करना है, एरर डायग्नोसिस करना है, एक्यूरेसी पे हमेशा सबसे पहले टेस्ट में एक्यूरेसी देखो कितनी आई है, एंड री अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस। दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस यू शुड बी डूइंग। ठीक है, सो शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम स्कोर टू लर्निंग, एनालाइज योर मार्क्स। थर्ड इज आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। जब आप गलतियां करते हैं, वैसे ये एनालिसिस का ही पार्ट है, तो कई बार बहुत पैटर्न्स में गलतियां हो रही होती हैं कि जैसे पजल्स आप उठा रहे हैं लेकिन गलत हो रहे हैं। क्यों उठा रहे हो भाई, ये पैटर्न तोड़ दो। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं। आपने देखा हर टेस्ट में जीए में बीच बीच में इजी क्वेश्चंस थे जो आप आराम से कर सकते थे, छोटे थे, आपने देखे ही नहीं। देखो ना भाई, प्लान बनाओ हाउ टू आइटरेट थ्रू योर पेपर। फिर आपने प्लान किया था कि मैं सीरीज के क्वेश्चन करूंगा एग्जाम में, आपने सीरीज के क्वेश्चन किए, 3-4 मॉक टेस्ट में सारे गलत हो रहे हैं या हो नहीं रहे हैं। तो इसको चेंज करना पड़ेगा शायद प्लान को। हमें लग रहा था, हमने एज्यूम किया था कि सीरीज मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है और मैं सीरीज को कर लूंगा, बट वो हो नहीं पा रहा है, तो इसको चेंज करना होगा। तो इस तरह के पैटर्न आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, और जैसे मैंने एनालिसिस में बताया था, कई बार सिली मिस्टेक्स हो रही होती हैं कि ऑप्शंस ही नहीं मैं देख रहा हूँ पूरे, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को देख के आंसर टिक कर रहा हूँ, जबकि थर्ड ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। मैं क्वेश्चन में नॉट नहीं लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। तो ये सिली मिस्टेक्स में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार हो रही हैं और जहाँ मेरे मार्क्स कट रहे हैं, या मैं ओवर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे
8-9 मार्क्स तो नेगेटिव मार्किंग में ही कटे जा रहे हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और ये पैटर्न्स भी तभी आइडेंटिफाई होंगे अगर आप एनालिसिस में पूरा जोर लगाएंगे, उसको सिर्फ गलत सही के नजरिए से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नली हम ये नहीं सोचते हैं, लेवल ऑफ मार्क्स। अब आपने मार्क्स दिए, चलो आपने एडुटैप के मार्क्स दे लिए, आपने किसी एक्स के मार्क दिए, किसी वाई के मार्क दिए, किसी जेड के मार्क दिए। अब ये सारे मॉक्स का लेवल सेम नहीं होता। इनफैक्ट एडुटैप में भी एक मॉक का लेवल दूसरे मॉक जैसा नहीं होगा। शायद एक मॉक थोड़ा आसान हो, आपके 65 नंबर आ जाएं, आप खुश हो जाओगे। दूसरा मॉक डिफिकल्ट हो तो उसमें आपके 50 नंबर आ जाएं तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसे ही आपने किसी और के मॉक दिए, वो बहुत ही मुश्किल है ऑन एन एवरेज, किसी और के मॉक दिए वो बहुत ही आसान है, ऑन एन एवरेज आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो लेवल ऑफ मॉक्स ऑल्सो डिसाइड, क्योंकि लेवल ऑफ मॉक्स जरूरी नहीं है कि सबके मॉक्स उसी लेवल के हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। एग्जाम लेवल भी कौन सा 100% श्योर है कि कैसा आएगा, बट हमें एक आइडिया है। तो लेवल ऑफ मॉक्स पे बहुत डिपेंड करता है कि जो आपका स्कोर है वो अच्छा है या बुरा है। बट द पॉइंट इज, वो लेवल ऑफ मॉक्स आपको बताएगा कौन, वो भी थोड़ा हमें सेल्फ एनालिसिस से पता लगता है। अगर हम बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हैं तो हम खुद ही बता सकते हैं यार ये मॉक मुश्किल था, इसमें लोगों के नंबर नहीं आएंगे और मेरे भी इसीलिए नहीं आए। तो वो प्रैक्टिस से पता लगेगा जितने ज्यादा पढ़ोगे, या फिर दूसरों के नंबर देख के थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि यार इस मॉक में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। पिछला मॉक आसान था, उसमें हाईएस्ट 70 होंगे, इस मॉक में क्योंकि थोड़ा मुश्किल था हाईएस्ट 58 हैं, 60 हैं। सो आपको पता लग जाएगा कि मॉक्स कौन से आसान है, कौन से मुश्किल हैं। सो कंपेरेटिवली किस मॉक में आपके नंबर अच्छे आने चाहिए थे, या अगर बहुत मुश्किल था अच्छे नहीं भी आए तो वो अच्छे हैं। ठीक है, तो मे बी इन अ इजी मॉक even 65 is not a good score, in a tough mock maybe 55 is a good score। तो वो लेवल ऑफ मॉक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के मॉक का ना एक मतलब एक स्टैंडर्ड सा बना हुआ है मार्केट में कि यार इसके मॉक ज्यादा टफ होते हैं तो उनमें अगर कम मार्क्स आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इनके मॉक्स थोड़े आसान होते हैं, उनमें अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तब भी आप देखो यार, क्योंकि शायद एग्जाम में ये एक्चुअल लेवल ना हो। बट मेरा ये मानना है जर्नली कि जो लेवल ऑफ मॉक्स आपका मॉक टेस्ट में दिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के, वैसे तो वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिपेंड करेगा, बट मोर और लेस वो थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल होता है जो एक्चुअल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक्स आ रहे हैं तो शायद एक्चुअल एग्जाम में वो आपके x+3 या x+4 आने के पूरे चांसेस हैं। बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन दी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। बाकी मैं ये बोलूंगा कि मॉक्स इज काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर यू, यूज इट वेल, इंप्रूव योर स्कोर, रेदर देन थिंकिंग दैट मॉक इज अ फाइनल बैटल ग्राउंड और अगर आपका नहीं होगा तो बस खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके मॉक्स में एग्जाम से पहले 55 to 60 के बीच में आ रहे थे पिछले साल, और मॉक्स जब देकर वो फाइनल एग्जाम में दिए तो उनके 65 to 70 के बीच में आए। उन्होंने कट ऑफ भी क्लियर किया बहुत सारे लोगों ने। सो ऑलवेज हैव होप। ऐसा नहीं है कि बस ये स्कोर है तो यही आएगा, उल्टा भी हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे मॉक्स में 65 to 70 आ रहे हैं, शायद एक्चुअल मॉक में आपके 55 to 60 आ जाएं, बट वो इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे लेवल बहुत ज़्यादा आ गया। जर्नली वो फिर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। फाइनल डे का जो प्रेशर होता है ना, जो बटरफ्लाइज इन दी स्टमक होती हैं वो ओवर पावर कर लेती हैं। जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी, टाइम मैनेजमेंट करना है, एंग्जाइटी को मैनेज करना है, इजी क्वेश्चंस को उठाना है, वो लग नहीं पाती हैं क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर उन पे आ जाता है। बट एनीवेज, आप मॉक्स को जैसा मैंने बोला ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज़ कीजिए, और मॉक्स जनरली एक हाई लेवल पे ही होते हैं एग्जाम से, एक 1 लेवल ऊपर मैं बोलूंगा, या 0.1 लेवल ऊपर बोलूंगा। तो मॉक्स में जो नंबर आ रहे हैं, आप ये थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को बोलकर कि अगर एक्स आ रहे हैं यहाँ पे तो मेरे x+3 x+4 एक्चुअल एग्जाम में आ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट मॉक्स। आई होप इट वॉज वैल्यूएबल, और अब आप अपने मॉक्स को अच्छे से प्लान कर पाएंगे, अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। और जाते जाते मैं दोबारा अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। सो वी आर रनिंग 75% ऑफ valid till 30th of September. The code is festival75 and this is valid on all our courses for RBI, RDI, SEBI, IFSCA, NABARD combo courses। ठीक है, और RBI के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं रहा है, तो जो लोग इस साल की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट हैव क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, आप क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, तो ये फेज़ 1 टेस्ट सीरीज़ है हमारी, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के, और मंथ वाइज टेस्ट मिलेंगे
ये जीए के फुल लेंथ मॉक रहेंगे, आपको 10 सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इस पे भी 75% ऑफ है। एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी स्पेशल बैच, क्विक रिवीजन बैच फॉर फेज 1, जिसमें हम अराउंड 80 आवर्स 14-15 दिन में पढ़ाएंगे। ठीक है, इट वुड बी अराउंड 8 आवर्स डेली। ठीक है, तो कुछ क्लासेस डबल स्लॉट्स में चलेंगी 10 दिन, 10-11 दिन, उसके बाद सिंगल स्लॉट में चलेंगी 3 दिन। तो टोटल 14 दिन का कोर्स होगा, अराउंड 80 आवर्स का होगा। ये आप लगा लो, इसमें आपकी 22 से 25 क्लासेस होंगी। ठीक है, वही 4 घंटे, मतलब 80 to 90 आवर्स का कोर्स ये होने वाला है। तो इसमें सारा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बट बहुत फास्ट पेस्ड होगा। अब आप ये मत सोचो कि 80 घंटे में बिल्कुल उसके लेवल पे पहुंच जाओगे अगर कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि मेरी कोई कमी रह गई है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, रिवीजन पूरा नहीं हुआ है, देन दिस QRB क्विक रिवीजन बैच कैन हेल्प यू आउट. So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.